दोस्तों, मैं हरीश कुमावत एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्सर्जन तंत्र का जो टॉपिक अपना चल रहा था, मेन पॉइंट अपने उसके अंदर पढ़ लिए थे। आज अपन बात करते हैं अपने शरीर के अंदर मूत्र का निर्माण किस प्रकार होता है। तो एक छोटी सी बात मैं आपको पहले बता देता हूँ। मूत्र का निर्माण विशिष्ट प्रकार की नलिकाओं के अंतर्गत होता है और इन नलिकाओं को कहा जाता है नेफ्रॉन नलिका। याद रखना, नेफ्रॉन नलिका। इस नेफ्रॉन नलिका का जो दूसरा नाम है वो है वृक्क नलिका। वृक्क नलिका या फिर इसे कहा जाता है वृकाणु। क्या कहते हैं दोस्तों? वृकाणु, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन नलिका। और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बनता है, और वो क्या क्वेश्चन बनता है, साफ साफ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और किस रूप में वो प्रश्न काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। उत्सर्जन तंत्र या वृक्क की मूलभूत इकाई। आपको नाम मूलभूत मिल सकता है, आपको नाम संरचनात्मक मिल सकता है, आपको नाम क्रियात्मक मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। काफ़ी बार पेपर्स में क्वेश्चन आ चुका है कि गुर्दे की मूलभूत इकाई कौन होती है। तो किडनी नाम दे सकता है, गुर्दा नाम दे सकता है, इसके अलावा आपको वृक्क नाम दे सकता है या उत्सर्जन तंत्र नाम दे सकता है। तो उत्सर्जन तंत्र की जो मूलभूत इकाई है उसका नाम है नेफ्रॉन नलिका, वृक्क नलिका या वृकाणु। और दोनों किडनियों के अंदर यदि मैं प्रत्येक किडनी की बात करूं तो प्रत्येक किडनी में इन नेफ्रॉन नलिकाओं की जो संख्या होती है वो होती है दोस्तों 10 लाख। 10 लाख। यह आपके सामने एक नेफ्रॉन नलिका का डायग्राम मैंने बनाया है। इस प्रकार की 10 लाख सूक्ष्म नलिकाएं एक किडनी में होती हैं। तो दोनों किडनियों में लगभग ये नेफ्रॉन नलिकाओं की संख्या कितनी होगी? 20 लाख होगी। आप अनुमान तो नहीं लगा सकते हो, अंदाजा आपको नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये रियलिटी है कि दोनों किडनियों के अंदर नेफ्रॉन नलिकाओं की जो संख्या होती है वो लगभग 20 लाख होती है। यह आपके सामने एक नॉर्मल सा डायग्राम मैंने बनाया है नेफ्रॉन नलिका का, ध्यान से सुनते जाना। नेफ्रॉन नलिका की अपन बात करें तो नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभिक भाग है वो देखो आपको एक प्याले के समान दिख रहा है। नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभिक भाग आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है दोस्तों? प्याले के समान दिख रहा है। और इस प्याले के समान भाग को नाम मिला है बोमेन संपुट। बोमेन संपुट। तो आपको याद ये रखना है, नेफ्रॉन नलिका का प्रारंभिक भाग प्याले के समान होता है। इस प्याले के समान भाग को बोमेन संपुट के नाम से जानते हैं। और इस बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का घना जाल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? घना जाल उपस्थित होता है। इस घने जाल को कहा जाता है दोस्तों ग्लोमेरुलस। किस नाम से जानते हैं? ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस। तो बोमेन संपुट में जो रुधिर केशिकाओं का घना जाल पाया जा रहा है उसको ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। और इन दोनों भागों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है मेलपीघी कोष। क्या कहते हैं दोस्तों? मेलपीघी कोष के नाम से जानते हैं। तो प्रारंभिक भाग जो प्याले के समान, उस प्याले समान भाग को नाम दे रहे हैं बोमेन संपुट। रुधिर केशिकाओं का जो घना जाल बिछा हुआ उसको नाम दे रहे हैं ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेलपीघी कोष कहा जाता है। अब ध्यान से देखना, इस ग्लोमेरुलस के अंदर एक धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के आती है और एक धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के जाती है। दोनों धमनिकाओं की मैं बात करूं तो मैंने इनका व्यास अलग अलग दर्शाया है। जो धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के आती है उसको तो क्या बोलते हैं, और जो धमनिका रक्त की सप्लाई लेकर के जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो रक्त की सप्लाई लेकर के आती है, देखो ये एरो का चिन्ह मैंने दर्शाया है, इसे कहा जाता है अभिवाही धमनिका। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिवाही धमनिका। और जो रक्त की सप्लाई लेकर के जाती है उसे कहा जाता है अपवाही धमनिका। किस नाम से जानते हैं? अपवाही धमनिका के नाम से जानते हैं। नेफ्रॉन नलिका का बाकी जो पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है। इस वाले भाग को देखो, ये जो कुंडलन आपको दिख रहा है, इस वाले भाग को नाम दिया गया है समीपस्थ
कुंडलित नलिका, पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये बोमेन संपुट के पास में है, कुंडलित है, इसलिए इसका नाम क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। और जो दूर आपको दूसरी कुंडलित नलिका दिख रही है, इस नलिका को कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। अब आपको पता है कि ये भी कुंडलित है, ये दूर है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका के नाम से जानते हैं। और बीच में जो यू आकार की नलिका आपको दिख रही है, इस यू आकार की नलिका को कहा जाता है हेनले लूप। क्या कहते हैं दोस्तों, हेनले लूप। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना है कि आपकी इस नेफ्रॉन नलिका के 3 मुख्य पार्ट हैं। सबसे पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका, बीच की यू आकार की नलिका हेनले का लूप, और लास्ट की जो नलिका आपकी वो है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये दूरस्थ कुंडलित नलिका एक संग्रह नलिका में खुलती है। किस में खुलती है, संग्रह नलिका में। और ये संग्रह नलिकाएं आपस में मिलकर के एक मोटी संग्रह नलिका का निर्माण करती हैं। इस नलिका का नाम है दोस्तों संग्रह नलिका। और ये आपस में खूब सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मोटी संग्रह नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी कहा जाता है। डक्ट ऑफ बेलिनी मतलब बेलिनी की नलिका कहलाती है। डक्ट ऑफ बेलिनी या बेलिनी की नलिका के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो ये इसकी कुछ स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन नलिका की। तो मैं इस बात को वापस रिपीट कर लेता हूँ। उत्सर्जन तंत्र की जो मूलभूत इकाई है वो नेफ्रॉन नलिका कहलाती है। नेफ्रॉन नलिका की बात करें तो इसे वृक्क नलिका कहा जाता है, वृकाणु कहा जाता है। और प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या कितनी होती है, 10 लाख होती है। नेफ्रॉन नलिका की यदि अपन बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है, नेफ्रॉन नलिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। और इसकी जो मोटाई होती है वो 20 से लेकर 60 माइक्रोमीटर होती है। 20 से लेकर 60 माइक्रोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है। नेफ्रॉन नलिका की लंबाई कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर होती है। नेफ्रॉन नलिका का जो प्रारंभिक भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये एक प्याले के समान है। इस प्याले के समान भाग को बोमेन संपुट नाम मिला है। और बोमेन संपुट में रुधिर केशिकाओं का जो घना जाल बिछा हुआ है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों को सम्मिलित रूप से मेलपिगी कोष कहा जाता है। जो धमनी का रक्त की सप्लाई, ग्लोमेरुलस में रक्त की सप्लाई लेकर के आती है उसे अभिवाही धमनिका कहा जाता है। और जो ग्लोमेरुलस से रक्त की सप्लाई लेकर के जाती है उसे अपवाही धमनिका कहा जाता है। नेफ्रॉन नलिका का शेष जो पार्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है। समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, बीच की जो नलिका मैंने दिखा रखी है आपको यू आकार की, वो हेनले का लूप है। और बाकी दूरस्थ कुंडलित जो नलिका है वो छोटी छोटी संग्रह नलिकाओं में खुलती हैं। और ये सारी संग्रह नलिकाएं आपस में मिलकर एक मोटी संग्रह नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे डक्ट ऑफ बेलिनी या बेलिनी की नलिका के नाम से जानते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। आपको इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि अभिवाही धमनिका का व्यास तो ज़्यादा है और अपवाही धमनिका का व्यास कम है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है सर? अभिवाही धमनिका के अंदर जो ब्लड आता है वो तेज प्रवाह के साथ आता है, हाई प्रेशर के साथ आता है। और यहाँ पर जो दाब पैदा होता है इस ब्लड की वजह से, इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो दाब पैदा होता है उस दाब को विशिष्ट नाम से जानते हैं अपन, GHP। GHP का मतलब है ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो याद रखना, नेफ्रॉन नलिका के ग्लोमेरुलस वाले भाग में कौन सा दाब पैदा हो रहा है? GHP पैदा होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका की अपेक्षा क्या है? ज़्यादा है। और ज़्यादा है तो यहाँ जो ब्लड आता है वो हाई प्रेशर के साथ आएगा। तो जो ग्लोमेरुलस में इस ब्लड की वजह से जो दाब पैदा होगा उस दाब को अपन GHP ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। और सामान्य अवस्था की यदि मैं बात करूं तो सामान्य अवस्था में इस GHP का जो मान होता है, सामान्य अवस्था में GHP का मान
70 mmHg होता है। दोस्तों इस बात को भी आपको याद रखना है, सामान्य अवस्था में GHP का मान कितना होता है, 70 mmHg होता है। ये 10 लाख एक किडनी के अंदर ये इतनी जो नलिकाएं आपको दिख रही हैं वो 10 लाख है, तो दोनों किडनी में इनकी संख्या कितनी होगी, 20 लाख। और इन 20 लाख नलिकाओं के अंतर्गत बनता है यूरिन। तो यूरिन किस प्रकार से बनता है इसके अपन चर्चा करेंगे भी। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की यदि अपन बात करें तो मूत्र निर्माण की क्रिया में 3 मुख्य चरण शामिल होते हैं। और वो 3 मुख्य चरण कौन कौन से हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बात करते हैं अपन मूत्र निर्माण की क्रियाविधि की। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस बात को। मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला जो चरण आता है वो है परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा जो स्टेप आता है वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण। और तीसरा जो चरण आता है अपना सीक्रेशन, स्रावण। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है कि अपनी नेफ्रॉन नलिकाओं के अंदर किस प्रकार से यूरिन बनता है। तो मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है वो 3 चरणों में पूरी हो रही है। कभी कभार ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के कितने चरण हैं या फिर कौन कौन से चरण है। तो आपको ऑप्शन के रूप में परानिस्यंदन दे सकता है, चयनात्मक पुनः अवशोषण दे सकता है, सीक्रेशन दे सकता है, चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी डाल सकता है, या इनमें से कोई नहीं, जो भी आपके सामने ऑप्शन डाले जाएंगे। तो परानिस्यंदन पहली प्रोसेस होगी, उसके बाद चयनात्मक पुनः अवशोषण होगा, और लास्ट में जो बचा कुचा वेस्टेज जो मटेरियल यूरिन बनता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं परानिस्यंदन की कि परानिस्यंदन टेक्निक में क्या होगा। देखो परानिस्यंदन का मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, और इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या क्रियाविधि संपन्न होगी। अभिवाही धमनिका के द्वारा जो हाई प्रेशर के साथ ब्लड लाया जा रहा है वो रक्त प्लाज्मा ग्लोमेरुलस में छनता है, वो रक्त प्लाज्मा ग्लोमेरुलस में छनता है। तो ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा का छन करके और बोमेन संपुट में आना, ध्यान देना, ग्लोमेरुलस से रक्त प्लाज्मा का छन करके और किस में आना, बोमेन संपुट में आना, ये कहलाता है आपका परानिस्यंदन। मेरी बात को आप थोड़ा गौर से सुनेंगे। अभिवाही धमनिका ब्लड को लेकर के आ रही है, ग्लोमेरुलस के अंदर वो छनेगा, तो जो ब्लड है वो रक्त प्लाज्मा अपना, उस रक्त प्लाज्मा का इस ग्लोमेरुलस से छनने के बाद किस में आना, बोमेन संपुट में आना कहलाता है परानिस्यंदन। इसके आगे की अपन बात करें तो परानिस्यंदन की जो क्रिया संपन्न यहाँ होती है, परानिस्यंदन के बाद जो पदार्थ यहाँ बनता है उस पदार्थ को नाम मिला है निस्यंद, या फिर इसे कहा जाता है छनित्र। क्या बोलते हैं, निस्यंद या छनित्र के नाम से इसको जानते हैं अपन। तो देखो जैसे ये अभिवाही धमनिका के द्वारा जो ब्लड आएगा, रक्त प्लाज्मा वहाँ से छनेगा, दाब के साथ आ रहा, वो याद रहे। तो दाब के साथ रक्त प्लाज्मा का छनना कहलाता है परानिस्यंदन। इस परानिस्यंदन की टेक्निक के दौरान लगभग 20%, याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लगभग 20% रक्त छन जाएगा। परानिस्यंदन की क्रिया के दौरान लगभग 20% रक्त छन जाएगा। इस प्रोसेस को अपन नाम देते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद। मतलब कि जो छनित्र अपन को तैयार हुआ है इसको अपन सामान्य बोलचाल की भाषा में किस नाम से जानते हैं, छनित्र के नाम से। तो ध्यान देना, जैसे ही वो रक्त प्लाज्मा इस ग्लोमेरुलस से छन करके बोमेन संपुट में आता है तो 20% रक्त का छनन यहाँ से हो जाएगा, और इस छनित्र को अपन नाम देते हैं ग्लोमेरुलर निस्यंद। दोनों किडनियों के अंदर जितने भी ग्लोमेरुलस होते हैं, अब दोनों किडनियों की अपन बात करें तो 20 लाख सूक्ष्म नलिकाएं, तो 20 लाख सूक्ष्म नलिकाओं में उतने ग्लोमेरुलस हो गए। तो दोनों किडनियों के समस्त ग्लोमेरुलस की अपन बात करें तो प्रति मिनट छनने वाले रक्त प्लाज्मा की जो मात्रा होती है उसको अपन GFR के नाम से जानते हैं। GFR का मतलब है ग्लोमेरुलर निस्यंद दर। अंग्रेजी में अपन इसको बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर, आप देखो निस्यंद फिल्टर, निस्यंद का मतलब है फिल्ट्रेशन, और आर का मतलब होता है रेट, दर, जो आप जानते ही हैं।
और इसकी यदि मैं बात करूं तो स्वस्थ वयस्क आदमी के अंदर जीएफआर की जो मात्रा होती है, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर की जो मात्रा होती है वो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट होती है, या फिर मैं कहूँ 180 लीटर प्रतिदिन। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर्स में पूछा जाता है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के ग्लोमेरुलस का जो जीएफआर है, उस जीएफआर की जो क्वांटिटी है वो 125 मिलीलीटर प्रति मिनट, मतलब यदि अपन इसको नॉर्मल वे में समझे तो 1 मिनट में 125 ml आपकी निस्यंदन दर हो जाएगी, या फिर पूरे दिन की बात करें तो 180 लीटर प्रतिदिन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है आपका वो है ग्लोमेरुलस इस निस्यंद के अंदर कौन कौन से पदार्थ उपस्थित हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, ग्लूकोस, यूरिया, एमिनो एसिड, क्रिएटिनिन, वसीय अम्ल, जल, खनिज लवण और विटामिन्स। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। मतलब अपन इन बातों को वापस रिपीट करें तो अभिवाही धमनिका के द्वारा ब्लड छना, रक्त प्लाज्मा छनने के बाद बोमेन संपुट में आया, जिसको अपन ने नाम दिया है ग्लोमेरुलर निस्यंद। और ग्लोमेरुलर निस्यंद की बात करें तो लगभग कितना परसेंट रक्त का भाग यहाँ से छन चुका है, 20%। और यदि इसकी अपन बात करें तो जितना भी रक्त प्लाज्मा दोनों किडनियों के सारे ग्लोमेरुलर से छनता है, प्रति मिनट कितना क्षमता है वो, तो उसको अपन जीएफआर कहते हैं, ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर कहते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपको 125 मिलीलीटर प्रति मिनट या 180 लीटर प्रतिदिन ये छनने की क्रिया संपन्न होती है। इस ग्लोमेरुलर निस्यंद के अंदर जो छनित्र बोमेन संपुट में आया है उसके अंदर क्या क्या पदार्थ उपस्थित हैं? ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड, क्रिएटिनिन, वसीय अम्ल, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सारे के सारे पदार्थ उस छनित्र के अंदर उपस्थित हैं। अब आप सबको पता है कि जैसे ही छनित्र की क्रिया यहाँ संपन्न होती है तो ये देखो खुली है नलिका। अब वो सारा का सारा निस्यंद इस नलिका के अंदर आएगा। ये नलिका कौन सी नलिका? आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका है। तो परानिस्यंदन की क्रिया के बाद अपनी जो टर्म आती है दूसरी, वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, चयनात्मक पुनः अवशोषण का मतलब उन सारे के सारे पदार्थों का चयन किया जाएगा जो अपनी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जिनको मूत्र के साथ बॉडी से बाहर निकाला नहीं जाएगा। तो दूसरी जो अपनी टर्म आती है वो है चयनात्मक पुनः अवशोषण। चयनात्मक पुनः अवशोषण मतलब उन सारे के सारे पदार्थों का चयन करके दोबारा अवशोषण किया जाएगा जो अपने शरीर के लिए क्या है दोस्तों, लाभप्रद है, और हानिकारक पदार्थों को यहाँ से वापस मतलब कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचा दिया जाएगा। तो चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया की अपन बात करें तो ये क्रिया कहाँ कहाँ संपन्न होती है? तो ये तीनों पार्ट में संपन्न होती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में भी अवशोषण की क्रिया होती है, हेनले लूप में भी अवशोषण की क्रिया होती है, और दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे अधिक चयनात्मक पुनः अवशोषण की जो क्रिया संपन्न होती है वो कौन सी नलिका में होती है? समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेफ्रॉन नलिका का वह भाग जहां पर सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है तो वो है आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। तो देखो, चयनात्मक पुनः अवशोषण की जो क्रिया है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका तीनों में संपन्न होती है। लेकिन सबसे अधिक सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया, सर्वाधिक चयनात्मक पुनः अवशोषण की क्रिया जो संपन्न होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? समीपस्थ कुंडलित नलिका में होती है। अभी मैंने जो निस्यंद में जो पदार्थ आए थे, ग्लूकोज, यूरिया, एमिनो एसिड, इन सब की बात की थी, तो अपन बात करते हैं यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट का पॉइंट चलेगा। ग्लूकोज और एमिनो एसिड, ग्लूकोज और एमिनो एसिड का लगभग 100% चयनात्मक पुनः अवशोषण हो जाता है। 100% अवशोषण इनका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा बाइकार्बोनेट की अपन बात करें, बाइकार्बोनेट
तो बाइकार्बोनेट का यहाँ पर लगभग 90% अवशोषण हो जाता है। और विद्युत अपघट्यों की यदि अपन बात करें, विद्युत अपघट्यों की यदि अपन बात करें तो लगभग 70 से 80% विद्युत अपघट्यों का अवशोषण कहाँ हो जाता है, आपकी इस समीपस्थ कुंडलित नलिका में संपन्न हो जाता है। तो ग्लूकोज एमिनो एसिड का लगभग 100% अवशोषण हो रहा है। बाइकार्बोनेट की बात करें तो लगभग 90% अवशोषण हो रहा है। और विद्युत अपघट्यों की बात करें तो 70 से 80% का अवशोषण हो रहा है। हेनेले लूप की बात करें तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका की बात कंप्लीट हो चुकी है। इस हेनेले लूप की यदि मैं बात करूं तो हेनेले लूप में न्यूनतम अवशोषण होता है। ये भी आपके फैक्ट का पॉइंट है। तीनों नलिकाओं में न्यूनतम अवशोषण, भाई सर्वाधिक अवशोषण तो कहाँ हुआ है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। और न्यूनतम अवशोषण की क्रिया कहाँ संपन्न हो रही है, आपकी इस हेनले लूप के अंतर्गत संपन्न होती है। याद रखना, हेनले लूप की दो भुजाएं, एक अवरोही भुजा के द्वारा जल का पुनः अवशोषण होता है, और आरोही जो भुजा है इसकी, आरोही भुजा के द्वारा खनिज लवण, और खनिज लवणों में भी आपको विशेषता याद रखना है, कौन सा, नमक, सोडियम क्लोराइड, इसका अवशोषण संपन्न होता है। अवशोषण संपन्न किसमें होगा, हेनले लूप में होगा। दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करें तो जो विषम परिस्थितियां आती हैं, इन विषम परिस्थितियों के अंतर्गत याद रखना, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये भी अवशोषण की क्रिया को अंजाम देती है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो सोडियम धनायन और जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा होता है। और शेष बचा हुआ जो बाइकार्बोनेट है, इस शेष बचे बाइकार्बोनेट का 10% अवशोषण भी कौन सी नलिका के माध्यम से होता है दोस्तों, दूरस्थ कुंडलित नलिका के माध्यम से होता है। तो ये बातें आप लोगों को अच्छी याद रखनी है। समीपस्थ कुंडलित नलिका में अवशोषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होगी। ये तीनों पॉइंट आपके समीपस्थ कुंडलित नलिका के हैं। ग्लूकोज एमिनो एसिड का लगभग 100% अवशोषण, बाइकार्बोनेट का लगभग 90% अवशोषण, और विद्युत अपघट्यों का 70 से 80% अवशोषण कौन करती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका करती है। हेनले लूप में सबसे कम यानी कि न्यूनतम अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। इसकी अवरोही भुजा जल का अवशोषण करती है, जबकि आरोही भुजा खनिज लवणों में से भी सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करती है। जबकि दूरस्थ कुंडलित नलिका की बात करें तो प्रतिकूल परिस्थितियों में सोडियम धनायन और जल का अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है, दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। और शेष बचे हुए बाइकार्बोनेट का 10% जो अवशोषण है वो भी कौन करती है, आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका करती है। अब देखो लास्ट जो पॉइंट अपना बचता है इसका तीसरा, वो है आपका श्रावण सीक्रेशन। पहला पॉइंट अपने पढ़ा था परानिषेधन, जिसके अंदर रक्त प्लाज्मा क्षमता है, उसके अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सारे मिलकर के आते हैं। और दूसरे में पढ़ा अपने चयनात्मक पुनः अवशोषण, जो पदार्थ अपने शरीर के लिए आवश्यक हैं उनका अवशोषण किया जा रहा है, और जो आवश्यक नहीं है अब उनका क्या किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, तीसरा जो पॉइंट आता है अपना वो है श्रावण सीक्रेशन। अब आप सबको पता है कि जो जो पदार्थ अपने शरीर के लिए आवश्यक थे उनका समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा क्या हो चुका है, अवशोषण हो चुका है। तो श्रावण की अपन बात करें तो जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं हुआ है, जिन पदार्थों का अवशोषण नहीं हुआ है उन सारे के सारे पदार्थों की यदि बात की जाए तो वो सारे पदार्थ आपस में मिलकर एक तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस तरल पदार्थ को कहा जाता है मूत्र या यूरिन। क्या कहा जाता है, मूत्र या यूरिन। और इस मूत्र या यूरिन की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या उपस्थित होते हैं, यूरिया उपस्थित हो सकती है, यूरिक अम्ल उपस्थित हो सकता है, इसके अलावा हिप्यूरिक एसिड उपस्थित होता है, इसके अलावा क्रिएटिनिन उपस्थित होता है।
ये सब के सब पदार्थ आपस में मिलकर जिस तरल पदार्थ का निर्माण करते हैं उस तरल पदार्थ को कहा जाता है यूरिन। और जैसा कि पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, किडनी से मूत्र वाहिनियों के द्वारा जो मूत्र बना था उसको मूत्राशय में स्टोर किया जाता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से उस यूरिन को समय समय पर बॉडी से बाहर निकाला जा सकता है। तो ये बात आपकी, तो देखो ये अपने इस मूत्र निर्माण की क्रिया 3 चरणों में कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के कुछ टाइप हैं कि किन किन पदार्थों का कितना कितना अवशोषण हुआ है। तो जितने भी उत्सर्जित पदार्थ हैं, चाहे वो अवशोषित होने वाले हैं चाहे वो शरीर से बाहर निकाले गए पदार्थ हैं, तो आपको याद रखना है, मैं आपको डिवाइडेशन पढ़ा रहा हूँ अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, आधार पर पदार्थों के प्रकार। जो चयनात्मक अवशोषण की क्रिया संपन्न हुई है उस अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों को 4 भागों में डिवाइड करें अपन लोग। सबसे पहला आता है उच्च दहलीय पदार्थ, उच्च दहलीय पदार्थ। दूसरे आते हैं अपने निम्न दहलीय पदार्थ, निम्न दहलीय पदार्थ। तीसरे आते हैं अदहलीय पदार्थ, अदहलीय पदार्थ। और चौथे आते हैं परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ, परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ। देखो अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में विभाजित किया अपन ने? 4 भागों में। उच्च दहलीय पदार्थ, निम्न दहलीय पदार्थ, अदहलीय पदार्थ और परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ। तो देखो उच्च दहलीय पदार्थों की बात करें तो इन पदार्थों का जो अवशोषण है वो अवशोषण की यदि मैं बात करूं तो लगभग 100% अवशोषण होता है इनका। उच्च दहलीय पदार्थों की यदि बात की जाए तो इनका लगभग 100% अवशोषण कंप्लीट हो जाता है। निम्न दहलीय पदार्थों की बात करें तो इनका जो अवशोषण है वो बहुत कम होता है। अदहलीय पदार्थों की बात करें तो इनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है। और परिवर्तनशील दहलीय पदार्थों की बात करें तो आवश्यकता के अनुसार इनका अवशोषण बढ़ भी सकता है तो दोस्तों घट भी सकता है। जैसा कि नाम है परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ, आवश्यकता के अकॉर्डिंग इनका अवशोषण बढ़ भी सकता है तो घट भी सकता है। तो उच्च दहलीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनका इन नलिकाओं के द्वारा लगभग 100% अवशोषण पूरा हो जाता है। तो इनके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो उच्च दहलीय पदार्थों के एग्जाम्पल आते हैं ग्लूकोज। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा ग्लूकोज और एमिनो एसिड का लगभग 100% क्या हो जाता है दोस्तों? अवशोषण हो जाता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, इसके अलावा विटामिन, इसके अलावा सोडियम और पोटेशियम आयन। तो ये वो सारे के सारे एग्जाम्पल हैं जिनका समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के द्वारा कंप्लीटली लगभग 100% अवशोषण पूरा हो जाएगा। निम्न दहलीय पदार्थों की बात करें तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अवशोषण बहुत ही कम होता है, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है यूरिया। कौन सा दोस्तों? यूरिया। और अदहलीय पदार्थों की बात करें तो इनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि अपनी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और हिप्यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड, ये एग्जाम्पल आप लोगों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और परिवर्तनशील दहलीय पदार्थों की बात करें तो आवश्यकता के अनुसार इनका अवशोषण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण। तो दोस्तों ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों की कितने प्रकार हो गए? 4 प्रकार। एग्जाम्पल सहित डेफिनेशन आप लोगों के सामने लिखी है, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखी है। एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित होता है ये। तो देखो दोस्तों आगे अपन बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अंदर उत्सर्जित जो अंग हैं वो
कौन कौन से हैं, किस किस प्रकार की जीव के अंदर कौन से उत्सर्जक हैं। जैसे मैं एक विशिष्ट बात आपको बता देता हूं पहले, जैसे मनुष्य के अंदर अभी अपन बात करके निकले हैं कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जन का कार्य किडनी के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? किडनी के द्वारा। याद रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यहाँ का क्वेश्चन लैब असिस्टेंट के पेपर में भी पूछा गया था, आप पेपर देख सकते हैं और उसके अंतर्गत साफ साफ लिखा हुआ था कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक साइड में जंतुओं के नाम लिखे हुए थे और एक साइड में उत्सर्जी अंग का नाम लिखा हुआ था। तो लेकर के चलते अपन प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और निरेरिया। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और निरेरिया संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो सामान्य शरीर सतह से ही हो जाती है। मतलब उनके अंदर कोई विशिष्ट प्रकार के उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं, शरीर सतह के द्वारा ही वो अपने अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर ज्वाला कोशिकाएं होती हैं, एस्केहेल्मिन्थीज में उत्सर्जी नाल होती है। एनेलिडा संघ के जीवों में वृक्क, ध्यान देना ये वृक्क है, ये वृक्क है, दोनों में फर्क है। ये वृक्क है, ये वृक्क है। तो एनेलिडा संघ के जीवों के अंदर वृक्क या नेफ्रीडिया के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया पूर्ण होती है। कीटों के अंदर मेलपीघी नलिकाओं के द्वारा संपन्न होती है। मोलस्का में बोजनस तथा केबर के अंग, बेलेनोग्लसस या हेमिकोर्डेटा में सुंड ग्रंथियों के द्वारा, और उच्च स्तनधारी, अपन उच्च स्तनधारी हैं या फिर कशेरुकी जंतुओं के अंदर, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि मनुष्य के शरीर के अंदर या स्तनधारियों के शरीर के अंदर उत्सर्जी पदार्थों का जो निर्माण है, जो निष्कासन है, वो कहाँ से होता है? किडनियों के माध्यम से होता है। एस्केरिस रेनेट कोशिका, कॉकरोच यूरेट कोशिका, और लास्ट आता आपका केंचुआ क्लोरेगोन कोशिका या उत्सर्जिका के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तो ये बात आप लोगों को विशेषता याद रखनी है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ का क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है। अपन बात करें विभिन्न जंतुओं के उत्सर्जी अंग, कौन कौन से जंतु के अंदर किस प्रकार का विशिष्ट उत्सर्जी अंग पाया जाता है। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं पहले कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जी अंग जो है वो किडनी है, इसी प्रकार सारे के सारे जीवों के अंदर, विभिन्न जंतुओं के अंदर ये उत्सर्जी अंग है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए जानकारी बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण है। बहुत बार पेपर में इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो दोस्तों, आगे अपन बात करें तो अब इस टॉपिक का अपना लास्ट पॉइंट आता है उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों के प्रकार। थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है अवशोषण क्षमता के आधार पर पदार्थों के प्रकार, जो मैंने आपको 4 प्रकार के पढ़ाए थे, उच्च दहलीय, निम्न दहलीय, अदहलीय और परिवर्तनशील दहलीय पदार्थ, जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब अपन बात करें दोस्तों विभिन्न प्रकार, मतलब कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार। तो ध्यान देना दोस्तों, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर मुख्यतः जीवों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे अपन। उत्सर्जी पदार्थ, कौन से जीव के अंदर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है। अभी अपने बात किए कौन से जीव में कौन सा उत्सर्जी अंग है, अब अपन बात करेंगे कौन से जीव में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है। तो उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीवों को मुख्यतः अपन 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला आता अपना एमोनोटेलिक, दूसरा आता अपना यूरियोटेलिक, और तीसरा आता है दोस्तों अपना यूरिकोटेलिक। तो इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अपन बात करें उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीवों के प्रकार की, तो पहला है आपका अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरियोटेलिक और तीसरा आता है आपका यूरिकोटेलिक। टेलिक से आपको कोई लेना देना नहीं है, बहुत सीधी सीधी बातें मैं आप लोगों को यहाँ से बताऊंगा। अमोनोटेलिक वे जीव होते हैं जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है दोस्तों? अमोनिया होता है। आपको इस नाम से ही पता चला है, किसी भी प्रकार के रट्टाफिकेशन की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अमोनोटेलिक वे जीव हैं जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया। मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालते हैं वो सारे के सारे जीव कौन से हैं? आपके अमोनोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक की बात करें तो इन जीवों का
मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है दोस्तों? यूरिया होता है। यूरिया, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यूरिया, वो यूरियोटेलिक हैं। और ऐसे जीव जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है, वो सारे के सारे जीव कौन से जीव कहलाते हैं दोस्तों? यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। तो याद रखना, उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर मुख्यतः जीवों को कितने भागों में बांटा अपन ने? 3 भागों में। पहला अमोनोटेलिक, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जिनका अमोनिया होगा। दूसरा यूरियोटेलिक, मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जिनका यूरिया होगा। तीसरा यूरिकोटेलिक, जिनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। अब मैं आपको उनकी और नई बातें बताता हूँ। अमोनोटेलिक की बात करें तो अमोनिया की यदि बात की जाए तो अमोनिया का जो निर्माण है वो प्रोटीन और एमिनो एसिड के अपघटन से होता है। एमिनो एसिड के अपघटन से किसका निर्माण होता है दोस्तों? अमोनिया का निर्माण होता है। इसके अलावा अपन इसकी बात करें तो अमोनिया क्या है? बहुत अधिक विषैला होता है। अमोनिया बहुत अधिक विषैला है, हानिकारक है, इसलिए इसको शरीर से बहुत ही जल्दी निष्कासित किया जाना जरूरी है। इसको शरीर से जल्दी बाहर निकालना जरूरी होता है, क्योंकि ये अपनी बॉडी के लिए क्या होता है दोस्तों? हानिकारक होता है। दूसरी अपन बात करें तो अमोनिया जल में क्या होता है बेटा जी? घुलनशील होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है। और अत्यधिक घुलनशील होता है तो इसके उत्सर्जन के लिए, अमोनिया के उत्सर्जन के लिए आप सबको पता है कि जब ये घुलनशील है, पानी में घुला हुआ है, तो बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो बहुत अधिक जल की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अमोनिया पानी में क्या है? घुलनशील है, बहुत अधिक तरीके से ये विलय हो जाता है, तो इसके उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है, 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए, 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो ये आप लोगों को अमोनोटेलिक की यदि अपन बात करें तो अमोनोटेलिक कौन से जीव हैं दोस्तों? जिनके अंतर्गत मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होगा? अमोनिया। और प्रोटीन और एमिनो एसिड के अपघटन से इसका निर्माण होगा। अमोनिया बहुत अधिक विषैला है, जिसको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा हानिकारक है, जल में घुलनशील है, उत्सर्जन के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता है। और 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता पड़ती है? 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा संघ के जीव, कुछ जलीय कीट और स्वच्छ जलीय मछलियाँ, स्वच्छ जल में रहने वाली मछलियाँ। और ये क्वेश्चन आरआरबी के पेपर में पुटअप हो चुका है दोस्तों, कि स्वच्छ जलीय मछलियाँ कौन से प्रकार के प्राणी होते हैं, मतलब उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर स्वच्छ जलीय मछलियाँ कौन से प्रकार की कैटेगरी में शामिल की गई हैं, तो वो कौन सी हैं? अमोनोटेलिक हैं। तो ये आपको अमोनोटेलिक की सारी बातें अच्छी तरीके से याद रखनी है दोस्तों। यूरियोटेलिक की बात करें तो यूरियोटेलिक का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है, वो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है? यूरिया है। और अपन बात करें तो जिस प्रकार से अमोनिया ज़्यादा हानिकारक था, उस प्रकार से अपना यूरिया ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है। तो याद रखना, ये अमोनिया की अपेक्षा कम हानिकारक होता है। इसलिए क्या होता है, अधिकांश जो स्थलीय जंतु होते हैं, भाई अमोनिया ज़्यादा हानिकारक था और आपका जो यूरिया वो कम हानिकारक है, इसलिए अधिकांश जो स्थलीय जंतु हैं वो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देते हैं दोस्तों? यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो ये जल में क्या है? जल में कम घुलनशील होता है, जल में
कम घुलनशील होता है और कम घुलनशील है तो याद रखना इसके उत्सर्जन के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। इधर अपन बात कर रहे थे 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता है। और इधर बात करूँ तो 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। तो इधर अपन बात करें 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए कितने मिलीलीटर जल की आवश्यकता है, 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। जबकि यूरिया की बात करें तो 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। याद रखना यूरिया का जो निर्माण है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण ऑर्निथिन चक्र के दौरान, ऑर्निथिन चक्र के दौरान कहाँ संपन्न होता है दोस्तों, यकृत में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यूरिया का निर्माण अपने शरीर में कहाँ होता है, लीवर में होता है। कौन से चक्र के दौरान होता है, तो वो उस चक्र का नाम आपका ऑर्निथिन चक्र। यदि अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स आते हैं स्तनधारी। और दोस्तों अपन सबको पता है कि अपन क्या है, स्तनधारी हैं। और स्तनधारी में बार बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है। तो दोस्तों याद रखना मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, यूरियोटेलिक प्रकार का प्राणी है। स्तनधारियों के अलावा यदि अपन बात करें तो इसके एग्जाम्पल आते हैं जलीय मछलियां, स्तनधारी हो गया, जलीय मछलियां हो गई। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल आते हैं वयस्क उभयचर, स्थलीय वयस्क उभयचर, स्थलीय वयस्क उभयचर और एनेलिडा संघ के जीव। ये आप लोगों को इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जिनका क्या होगा, यूरिया, वो सारी यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया की अपेक्षा क्या है, कम हानिकारक होता है, जल में कम घुलनशील होता है और इसके लिए हमें ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। और ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर में ऑर्निथिन चक्र के दौरान होता है। एग्जाम्पल हो गया आपके स्तनधारी, जलीय मछलियाँ, स्थलीय वयस्क उभयचर और एनेलिडा संघ के जीव। लास्ट आता आपका यूरिकोटेलिक। और यूरिकोटेलिक की बात करें तो इनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन है बेटा, यूरिक एसिड है। कौन है, यूरिक एसिड। और इसकी अपन बात करें तो ये सबसे कम विषैला है, सबसे कम विषैला होता है। और सबसे कम विषैला है तो इसके लिए ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो याद रखना ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं। तो सर कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो याद रखना 1 ग्राम यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए 1 ग्राम यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए 10 मिलीलीटर जल की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद रखने हैं। 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 300 से 500 मिलीलीटर जल की आवश्यकता है। 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 मिलीलीटर जल की आवश्यकता है। और 1 ग्राम आपके यूरिक एसिड के उत्सर्जन के लिए 10 ml जल की आवश्यकता होती है। और इनके एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें तो इनके एग्जाम्पल आते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पक्षी, इसके अलावा मरुस्थलीय प्राणी, सरीसृप और घोंगे। ये जो एग्जाम्पल हैं वो आपके किसके हैं, यूरिकोटेलिक प्रकार के प्राणियों के आते हैं। तो ये उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर आपके जीवों के प्रकार है। बहुत ही सटीक स्टडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर दी है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और आते हैं अपने। कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो आता आपका क्रिएटिनिन, और क्रिएटिनिन की यदि मैं बात करूं तो याद रखना क्रिएटिनिन केवल और केवल किन किन के मूत्र में पाया जाता है, गर्भवती माँ के मूत्र में। मतलब ऐसी माँ जिसके गर्भ में बच्चा है, दूध पिलाने वाली माँ के मूत्र में, जो माँ अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है। और छोटे बच्चों के मूत्र में उपस्थित होता है कौन, क्रिएटिनिन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भवती माँ के मूत्र में, दूध पिलाने वाली माँ के मूत्र में और छोटे बच्चों के मूत्र में उपस्थित होता आपका क्रिएटिनिन। इसके अलावा
गुआनिन की बात करें तो गुआनिन मकड़ी का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है बेटा। किसका? मकड़ी का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? गुआनिन होता है। इसके अलावा अपन बात करें एलेंटोइस की, एलेंटोइस, तो एलेंटोइस कुत्ते का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। कुत्ते के अलावा स्तनधारियों की भ्रूणावस्था का मुख्य अपशिष्ट पदार्थ भी कौन है? एलेंटोइस है। तो ये यहाँ पर आप लोगों का टॉपिक एंड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बिल्कुल अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाए होंगे। अब देखो, आपको 2-3 बातें मैं बताता हूँ। उत्सर्जन तंत्र के बाद आपके इस पूरे ह्यूमन सिस्टम में एक तो बचा आपका स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, एक बचा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र, और एक तंत्र जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन छोड़ता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने ही यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ। मैं हरीश कुमार आप लोगों का फिर से अभिनंदन करने के लिए बहुत जल्द आ रहा हूं। और आप लोगों को इस बात का पता है कि कंटिन्यूटी जारी है, आप लोगों के टीचर्स के द्वारा लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप अपना फर्ज अदा कीजिए, हम अपना फ़र्ज़ अदा करते जा रहे हैं। लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। और मैं तो आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको जहाँ भी जिस भी टीचर की स्टडी में कोई न कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप उसको कमेंट में लिखिए। यदि आपके सामने कुछ मालूम मिस्टेक हो जाती है टीचर से भी, तो आप उसको कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ आपने वहाँ सही नहीं पढ़ाई, तो हम और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अपने दोस्तों को इस श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल को प्रसारित कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में आप लोगों की मदद से हम लोग बहुत बड़े पायदान पर पहुंच सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।